आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके वीडियो का एग्जाम 26 और 27 जून को प्रस्तावित है, तो अमूमन आपके 40-45 दिन बचे हैं। उसी कड़ी में देखिए मैं हिंदी का तो प्रैक्टिस सेट करा ही रहा हूँ। आपके लिए जो है जिसके पास देखिए पैसा नहीं है, जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, गाँव में सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, जिनके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है, उनके लिए हम जो है इसमें करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है उसको कवर करा रहे हैं। तो चलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि वीडियो में कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आते हैं। उसमें भी आप देखेंगे अगर यूपी स्पेशल को भी शामिल कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन की संख्या लगभग जो है 20 के तकरीबन पहुंच जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। चलिए आप मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है, बिना टेंशन के। हिंदी का तो मैं करा ही रहा हूं, आपके जो है करंट का भी शुरू कर दिया हूं। तो देखिए अगर करंट की बात करें तो करंट को हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे, ठीक है। ये वीडियो जो है ये आपके नेशनल लेवल का होगा, माने हमारे देश में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, चाहे वो किसी योजना से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, उसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य को क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या क्या है, देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाएं हैं उसमें, और विभिन्न मंत्रालयों की जो भी घटनाएं हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसी को हम कवर करेंगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आपको ये कोई नहीं बताता है कि आपको पढ़ना क्या नहीं है। आपको हर तरह घास भूसा की तरह ये नहीं कि हर चीज पढ़ी जाए, ठीक है। आपको जो इंपॉर्टेंट है बस उसी चीजों को देखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर हम क्वेश्चन की डिटेलिंग की शुरुआत करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक, देखिए दिया है कोच्चि वाटर मेट्रो का जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो कोच्चि वाटर मेट्रो से हमें क्या क्वेश्चन में याद रखना है कि यह देश की पहली वाटर मेट्रो है। क्या है, वाटर, वाटर माने पानी में चलने वाली, ठीक है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था, 2023 में प्रधानमंत्री के द्वारा। तो यहां से आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि देश की पहली वाटर मेट्रो जो है कौन सी है, तो याद रखिएगा कोच्चि वाटर मेट्रो। कहां पे है, केरल में, ठीक। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी चीजें नहीं। आगे देखिए क्या है, माडा। देखिए माडा का जिक्र है, माडा में क्या है, यह भारत का अंतिम गांव है, ठीक है। और यहाँ पे रडम्पा जो है जाति का क्या है, निवास स्थान है। अब देखिए कहेंगे सर ये आखिरी गांव का मतलब क्या है, तो बस जानते रहिए कि चूंकि एलएसी के पास जो ये चीन का जो बॉर्डर लगता है वहां पे ये सबसे अंतिम गांव है, और वहां पे एक बोर्ड लगा दिया गया है कि भारत का अंतिम गांव। कहने का मतलब हमारा जगह वहां तक है, भारत का अंतिम गांव वहां तक है, यह दिखाने के लिए बोर्ड लग गया है, ताकि बाहर से कोई भी व्यक्ति आए तो उसको वो बोर्ड दिख जाए कि हाँ ये भारत का जो है अंतिम गांव है, यहां से प्रवेश शुरू होता है। इसीलिए ये चर्चा में था काफी, ठीक है। और इसका जो है कहीं ना कहीं जो है महाभारत काल से भी इसका रिश्ता है इस गांव का जो है। क्यों है रिश्ता, कि बताया गया है कि जो है जो इसमें यहाँ के लोग थे, ठीक है, महाभारत से संबंधित, वो यहीं से क्या किए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो याद रखिएगा माडा कहां पे है, उत्तराखंड में है, भारत का आखिरी गांव। बस आगे इससे चीजें आपको नहीं याद रखनी है। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है, राष्ट्रीय जो है पार्टियों की दृष्टि से। तो आम आदमी हाल ही में जो है क्या हुई है, राष्ट्रीय जो है दल का दर्जा इसको प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है, कहेंगे सर आम आदमी को, पार्टी को। अच्छा ये बताइए क्या राष्ट्रीय दल का जो दर्जा इसको मिला था क्या किसी का छीन भी गया है, तो याद रखिए 3 का छीन लिया गया है। किसका किसका है, एक तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का, एक दूसरा का है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का, और तीसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। माने 3 का छीन गया है और एक के माथे सेहरा बंध गया है, अर्थात आम आदमी पार्टी को मिल गया है, बाकी 3 का छीन गया है। तो भैया इस समय टोटल कितने हैं, तो कहेंगे सर 6 हैं टोटल इस समय। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे सर 6 है। अगर इसमें से ऑप्शन में यह भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल का नहीं है या राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो आप उसमें से छांट सकते हैं। कौन कौन सा है, आम आदमी पार्टी है पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, भारतीय जनता पार्टी जिसको बीजेपी कहते हैं, नेशनल पीपुल पार्टी एनपीपी है, बहुजन समाज पार्टी है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जिसको हम सीपीआईएम बोलते हैं। इतना बस आप जानते रहिए, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जानना है आपको, बस इतना जानना है कि इसका जो है लॉन्चिंग स्थान जो इसका किया गया था वो किबिथु गांव जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे क्या किया गया था, इस प्रोग्राम का जो है क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। ये चीज आपको छोड़ देना है। देखिए आती है बात जो है हाल ही में जो है आप देखेंगे 2023 में तो 3 जो है राज्यों में चुनाव हुआ था, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। तो हम इसके बारे में बस थोड़ा थोड़ा जानेंगे। मेघालय में क्या याद रखेंगे कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कोनराड के संगमा, इन्होंने लगातार जो है दूसरी बात मुख्यमंत्री की क्या ली है, शपथ ली है। नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में नेफ्यूरियो है, बस ये जानते रहिए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आपसे बन सकती हैं नागालैंड की दृष्टि से, तो ये है कि यहाँ पे जो नेशनल डेमोक्रेटिक जो है प्रोग्रेसिव पार्टी की प्रत्याशी हैं जिनका नाम है हेकानी जलालू। क्या नाम है, हेकानी जलालू, याद रखिएगा। वो नागालैंड के इतिहास में पहली महिला विधायक बनी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा सकता है। नाम रखिएगा हेकानी जलालू, नागालैंड में हेकानी जलालू, ठीक। पार्टी का नाम नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, बस इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। त्रिपुरा में क्या याद रखना है, त्रिपुरा में आपको यह याद रखना है कि यहाँ पे भाजपा नेता जो है मणिक साहा द्वारा जो है दूसरे कार्यकाल की क्या ली जाती है, शपथ ली जाती है, दूसरी बार ये बनते हैं। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए विवादों में चर्चा में रहा है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है भारत का, उसकी नियुक्ति किस प्रकार से हो उसके लिए एक नियम बना दिया है, कहानी बता दिया है कि उसमें 3 लोग शामिल होंगे, एक प्रधानमंत्री,
विपक्ष का नेता जो लोकसभा में, और भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, अब देखिए इसमें आपको ऑप्शन बना के देगा क्वेश्चन घुमाने के लिए एग्जामिनर। इसमें देगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चुनाव में शामिल नहीं होता है। प्रधानमंत्री देगा, विपक्ष का नेता देगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश देगा, और दे देगा कि जो है ग्राम पंचायत का प्रधान दे दे, चाहे जो राज्यपाल दे दे, ठीक है, या विधान परिषद का दे दे कुछ ऐसे। तो याद रखिएगा 3 लोगों के, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष का नेता। अब देखिए एक चीज और है, सर्वाधिक जो है लिथियम उत्पादक देश, अगर आपसे कोई पूछे कि लिथियम सबसे ज्यादा कहां पे होता है तो कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, दूसरे नंबर पे चिली है, तीसरे नंबर पे चीन है। ठीक, और इन तीनों को, चिली को, बोलिविया को और अर्जेंटीना को लिथियम त्रिकोण के नाम से, अमेरिकी देश, 3 लैटिन देश है जो आपके लिथियम त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। और देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। दिया है केरल उच्च न्यायालय ने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है कि क्या सुनाया है कि केरल उच्च न्यायालय जो है क्षेत्रीय भाषा में क्या किया है, निर्णय दिया है अपना जजमेंट, माने जो लोकल हो लैंग्वेज, मातृभाषा जिसको कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में क्या किया है, अपना जो है फैसला सुनाया है। और इसमें और आपको याद करने लायक बात क्या है, इसमें यह है कि इसकी भाषा जो थी वो मलयालम थी। क्या थी भैया? मलयालम। ये पहला आपका क्या है, हाई कोर्ट है। और देखिए चीजें क्या है, जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जीके का, हाल ही में भारत के किस राज्य में लिथियम की खोज हुई है, तो जानते रहिए जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में अगर ज्यादा डीप क्वेश्चन जाएगा तो जिला पूछ देगा, तो रियासी जिला, 4 जिला दे देगा, कहीं से भी उठा के रियासी जिला जानते रहिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर का। और देखिए क्या चीजें आपको याद रखनी है, याद रखना यह है कि भारत का पहला अगर लिथियम सेल निर्माण संयंत्र आपसे पूछे तो ये सीधे सीधे चेन्नई में जो है किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जो है स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? मुनोथ इंडस्ट्री। तो ये तो पूछेगा नहीं, तो छोड़ देते हैं। सीधे सीधे भारत का पहला लिथियम सेल अगर आपसे पूछे तो आंध्र प्रदेश में। और कहां पे खोज हुई है लिथियम की पहली बार, तो जो है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। और देखिए क्या है आपको रखना है आपको कि भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार यंत्र, उपचार का मतलब होता है ट्रीटमेंट करना, ट्रीटमेंट प्लान से है, ऐसे सिस्टम से है जो कि भारत में लिक्विड जितना भी अपशिष्ट है, गंदगी है, उसको क्या कर सके, रिफाइन कर सके। तो ये जो है तिरुपति नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया, आंध्र प्रदेश के द्वारा, बस इतना जानते रहिए, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और देखिए क्या इंपॉर्टेंट है केरल की दृष्टि से, कह रहा है कि केरल देश का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। अगर डिजिटल बैंकिंग राज्य की बात की जाए पूरी तरह से तो केरल, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनराई विजयन, आप जानते रहिए, बस इसके आगे और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और है देखिए यहाँ पे स्मार्ट कार्यक्रम आपसे पूछा है, तो स्मार्ट का देखिए आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो जानते रहिए स्मार्ट से फुल फॉर्म बस बनेगा, और तो ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, कि स्कोप फॉर मेन आयुर्वेदा रिसर्च इन क्या टीचिंग प्रोफेशनल, यहाँ पे मेन स्ट्रीमिंग आप जोड़ लीजिएगा। आगे क्या है, यमवी गंगा विलास, ये आपका विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है, जिसे नाम दिया गया एमवी गंगा विलास। अब देखिए इसमें है क्या, चूंकि ये वाराणसी से और असम के डिब्रूगढ़, ठीक है, जिसे हम बोगीबिल कहते हैं, यहाँ पे स्थान का नाम है, यहाँ पे जो है ये क्रूज का क्या है, गया है, वाराणसी से कहां सफर किया है, कहां तक, ये आपके असम के डिब्रूगढ़ तक। टोटल दूरी कितनी है, तो कहेंगे सर 3200 किलोमीटर। तो याद रखिएगा जो यमवी गंगा विलास है, इसका नाम बस याद रखिएगा, यमवी गंगा विलास, ये कहां से कहां तक इसके जो है दूरी तय किया था, तो याद रखिएगा वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ या फिर बोगीबिल का नाम आपसे दे सकता है। टोटल दूरी थी 3200 किलोमीटर। अब देखिए और क्या चीजें इसमें हो सकती हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है तो हुबली जंक्शन। ये हुबली जंक्शन चर्चा में क्यों था, क्यों एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बना, तो यहां पे देखेंगे श्री सिद्धारूढ़ा स्वामाजी हुबली जंक्शन जो नाम है इसका पूरा, शॉर्टकट में हुबली जंक्शन बोलते हैं। इसमें जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 बना है, ये दुनिया का सबसे जो है लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है, सबसे लंबा। इससे पहले गोरखपुर का था। कब बना है, 2023 में बना है, गिनीज वर्ल्ड में इसका नाम रिकॉर्ड हुआ है। और दूरी आपसे पूछे तो 1507 मीटर, किलोमीटर में समझ लीजिएगा, 1507 लगभग 1.5 किलोमीटर के लगभग है। और देखिए क्या चीज आपको याद रखनी, 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये जो आयोजित हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इसकी अध्यक्षता विजय लक्ष्मी सक्सेना द्वारा हुई थी। ये एग्जाम क्वेश्चन में नहीं बनने वाला है। इसमें बनेगा क्या कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ था, तो ये बनेगा कि ये नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में। अब इसके में और इससे जुड़ी चीजें क्या है कि इसमें जो राहीबाई सोमा पोपरे हैं, ये मुख्य अतिथि थे, जिन्हें हम बीज माता के नाम से जानते हैं। ये बस इतना याद रखिएगा। आगे है विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। तो विदिशा जो है क्या बना है, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला जो है आपका क्या बना है, आकांक्षी जिला बना है भारत का। तो ये जानते रहिए। और क्या इंपॉर्टेंट है, वायनाड जो कि केरल में पड़ता है, इन्होंने काम किया है कि सभी जनजाति लोगों को जो बुनियादी सुविधा हो वह मिल सके, इसीलिए इन्होंने देश का पहला क्या बना है, ये जिला बना है, जो कि एक आम आदमी तक बुनियादी सुविधा क्या हो, पहुंच सके। तो ये किसमें नाम आएगा, वायनाड का जो है आएगा, केरल का आएगा। और देखिए आपको क्या पढ़ना है, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। अब ये सूचकांक है, इंडेक्स है, इसमें अलग अलग भारत के जिले
और वो दिया है तो इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। और देखिए क्या लिखना है, हाँ, भारत की सबसे लंबी जो है एस्केप टनल, भारत की सबसे लंबी क्या है, एस्केप टनल। ये घोड़े के नाल के आकार के है, त्रिकोण रूप से इसको कह सकते हैं। ये सीधे सीधे बस ये जान दिए, अगर जहां पे भी भारत के लंबे एस्केप टनल की बात आएगी, सुरंग की बात आएगी, तो सीधे सीधे उधमपुर श्रीनगर वारामूला लिंक परियोजना का आपको जिक्र करना है, उसमें नाम याद रखना है, ठीक है। और इसकी लंबाई 12 किलोमीटर के लगभग है, ठीक है, 12.895 किलोमीटर। तो त्रिकोण से याद रखिएगा, एस्केप टनल के नाम से उधमपुर श्रीनगर और वारामूला। नमामि गंगे, देखिए जो परियोजना है गंगा की सफाई का, नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या किया गया है, मान्यता दिया गया है, या सपोर्ट कर सकते हैं कि दिया गया है, या उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। और इसको जो है प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली 10 जो है फ्लैगशिप में से एक माना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस योजना को संयुक्त राष्ट्र ने जो है मान्यता प्रदान की है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग आ जाएगा आपका जो है उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, ठीक, उसमें आपका नमामि गंगे भी आ जाएगा। तो उसमें आप याद रखिए नमामि गंगे। तमिलनाडु से देखिए क्या क्वेश्चन है कि तमिलनाडु जो है स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तमिलनाडु क्या बन गया है, देश में जो है पहला जलवायु परिवर्तन, स्वयं का अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला क्या बन गया है, पहला राज्य। तो अगर जलवायु परिवर्तन से है स्वयं के, तो नाम याद रखिएगा कौन, तमिलनाडु। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, उबिएगा मत, ठीक है। सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला है नहीं। क्योंकि देखते हैं ना, दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। तो आप हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। देखिए धर्मदास केरल का जिक्र आया है। फिर केरल ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि ये जो है भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है, पूर्ण रूप से पुस्तकालय वाला। आगे देखिए क्या आपको याद रखना है, 7वां जो भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद रखिए, इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हुआ था। इसका जो मुख्य विषय ये है कि एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण, ताकि छोटी नदियां भी जीवित रह सकें, उनको बड़ी नदियों से कनेक्ट करने की जो योजना है वो क्या है, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन में किया गया था। और यह आयोजन कहां हुआ था, दिल्ली में, ताकि उनके अस्तित्व को बचाया जा सके। अब देखिए नागपुर में क्या हुआ है, नागपुर में प्रधानमंत्री के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, इसकी आधारशिला रखी गई है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 है, तो इसके बारे में हालांकि उतना तो जान आपको नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये इसकी थीम पूछ सकता है। ये 10वां था, रोड मैप टू इंडिया स्किल एंड टैलेंट इकोनॉमी 2030। महाराष्ट्र से देखिए क्या इंपॉर्टेंट खबर है, महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जो वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, इन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से एक विभाग ही गठित करने की घोषणा कर दी है, जो कि अभी तक कोई राज्य किया नहीं था। तो विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके हित में एक विभाग जो है गठित करने का काम महाराष्ट्र सरकार द्वारा हुआ है, जो कि देश का क्या है, पहला राज्य है ऐसा करने वाला। देखिए जो हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव हुए तो 2022 में, इसमें परिणाम यह है कि गुजरात में जिसकी संख्या क्या है 182 सीट है, इसमें भूपेंद्र पटेल जो है मुख्यमंत्री के रूप से क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, भूपेंद्र पटेल, याद रखिएगा गुजरात में। और देखिए आगे क्या है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में याद रखना है क्या, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन है तासीगंग। तासीगंग चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन है, इतना आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। तो विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्थल कहां पे है, तो कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश में है। कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में तासीगंग में, लाहौल एवं स्पीति, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यूपी करंट अफेयर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन, ईट माने होता है खाना, खाने का अधिकार, रेलवे, तो ये जो है पहला प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला स्टेशन जो है आपका क्या है, प्रयागराज रेलवे स्टेशन को मिला है। तो ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन जब बना है उत्तर प्रदेश का, वो बना है प्रयागराज। और ये किसके द्वारा दिया गया है, मानते हैं कि ये जो खाने की गुणवत्ता जो निर्धारित करता है भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा, इसको जो है आपको दिया गया है। अब देखिए 41वां जो भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है, इसका आयोजन आपसे पूछा है, तो आयोजन याद रखिएगा इसका जो है प्रगति मैदान में हुआ था, बस इतना। और इसका थीम था जो मेले का, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये याद रखिएगा। अब मैंने पहले बताया ये जो काफी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश का विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्थल है तासीगंग, और क्या है, मुख्यमंत्री यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुकेश अग्निहोत्री। और देखिए चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, 7वां जो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 हुआ था, इसमें जो है सबसे बड़ी चीज की ये भू प्रौद्योगिकी पर भारत का जो है क्या है, प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है, हर साल होता है ये। और ये कहां पे, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये याद रखिए। अब देखिए कमिश्नरेट का जिक्र है पुलिस विभाग में। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि 3 जगह तो पहले से था, एक तो लखनऊ में 2020 में था कमिश्नरेट, गौतम बुद्ध नगर में है, 2021 में कानपुर में भी हो गया, बनारस में 2021 में हो गया। तो हाल ही में 4 लोगों में तो था ही, 4 जिलों में, अब 3 और जिले शामिल हो गए हैं। किस, कौन कौन से, एक तो प्रयागराज माने इलाहाबाद, गाजियाबाद,
और आगरा। तो कहा गया है, इसीलिए करंट अफेयर का विषय है कि प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली का जो है सिस्टम क्या हो गया है, लागू हो गया है। इससे पहले अगर आपसे पूछे तो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी आप याद रखिएगा। इसमें से आपको जब भी क्वेश्चन बनेगा तो सीधे सीधे देगा कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में कमिश्नरेट सिस्टम व्यवस्था पुलिस की नहीं है। तो आप 3 जानते रहेंगे तभी ना। तो याद रखिएगा, प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर में पहले से ही। आगे चलिए क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, काशी तमिल संगम, बस काशी तमिल संगम का बस इतना जान जाइए कि इसका आयोजन जो है बनारस में जो है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। कब हुआ था उससे मतलब नहीं है। और देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हिमालयी जो याक है उसको खाद्य पशु का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा, जो कि अभी मैंने बताया ना कि रेलवे में जो है ईट जो है सर्टिफिकेट जो दिया था, वो कौन दिया था, यही विभाग दिया था। तो हिमालयी जो याक है उसको क्या स्वीकार किया गया है, खाद्य पशु का दर्जा। आगे देखिए, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, ठीक। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब आपको इसमें से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें इतने सारे जो है स्टैचू ऑफ जो है बने हैं जिससे आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो आप जानते रहिए, अगर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी पूछे आपसे तो ये सीधे सीधे भी हाल ही में जो है कहा, मोदी जी के द्वारा ये बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है जिसका नाम है कैंप गोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसी के जो है परिसर में आसपास क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। किसको, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और ये क्यों हुआ है, अब इसके बारे में और क्या जानते रहिए। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी शहर के संस्थापक की प्रतिमा जो है क्या हो, पहली बार बनाई जाए और लगाई जाए। दिया है ना, किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होने का यह रिकॉर्ड हासिल किया है। कौन, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की मूर्ति, जो कि नाग प्रभु कैंपगोड़ा की है। और इन्हीं को विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक सामंतवादी शासक माना जाता था, जो कि आधुनिक बेंगलुरु के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। जो बेंगलुरु है आपका, इसके आधुनिक जो है संस्थापक रूप में किसे माना जाता है, तो नाग प्रभु कैंपेगौड़ा। तो याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन किस तरह से याद रखना है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का जिक्र आए तो सीधे याद रखिएगा, यह जो है पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो है क्या है, रिकॉर्ड ये है कि किसी शहर के संस्थापक है जिनके नाम पे कांस्य की इतनी बड़ी मूर्ति जो है, जो कि लगभग जो है 108 फीट जो है क्या है, ऊंची है। और जिसका जो शिल्पकार है वो रामवी सुतार हैं। और इसे वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज लंदन में जो है क्या किया गया है, शामिल किया गया है। रामवी सुतार का नाम याद होगा आपको, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाए थे सरदार पटेल वाली। तो इससे आप याद रखिएगा। अब देखिए, स्टैचू ऑफ बिलीव भी है, और ये कहां पे है, तो कहेंगे कि सर ये राजस्थान में है, नाथ द्वारा नगर, राजसमंद जिला राजस्थान में है। जो बिलीव है, जो स्टैचू ऑफ बिलीव है, ये कहां पे है भैया, राजस्थान में है। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहां है, ये कहेंगे कि ये बेंगलुरु में। कहां पे है, बेंगलुरु। और ये कहां पे है, बेंगलुरु में, उसी हवाई अड्डे के जो है परिसर में है, उसी के जो है आपके बाउंड्री के अंदर है। और स्टैचू ऑफ बिलीव कहां है, तो कहेंगे सर राजस्थान में है। और ये विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बना। इसकी ऊंचाई अगर देखेंगे तो 369 फीट है, देखिए मीटर नहीं है, तो याद रखिएगा 369 फीट। अब स्टैचू ऑफ इक्वलिटी काफी चर्चा में था, बहुत इंपॉर्टेंट था, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन। तो इसको भी प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, जो कि संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। और ये इनकी चूंकि बैठी हुई मुद्रा है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगर आपसे पूछे कि स्टैचू ऑफ जो है इक्वलिटी जो है ये किस मुद्रा में है, तो बैठी हुई मुद्रा में है। और विश्व की सबसे ऊंची अगर प्रतिमा की देखी जाए तो ग्रेट बुद्धा की है, थाईलैंड में, 302 फीट ऊंची। अब देखिए, जो रामानुजाचार्य का बना है, इसमें टोटल अगर देखा जाए ऊंचाई तो 216 फीट का है, और केवल उनका अगर देखा जाए तो 108 फीट है। अब उसमें भी अलग अलग है, ये जो हाथ में त्रिनम लिए हैं इसका कितना 130 फीट, इतनी जानने की जरूरत है नहीं, बस आप इतना जानते रहिए कि इनका जो टोटल ऊंचाई है वो 216 फीट है। किसका है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो बताएंगे कि रामानुजाचार्य का है, जो कि भारत के 11वीं सदी के क्या थे, महान दार्शनिक और भक्ति जो है आंदोलन के प्रवर्तक थे। इनके जो है किस पे आयोजित किया गया था, ये जो इनका 13वां जो है दिवस मनाया गया था, श्री रामानुजर सहस्त्राब्दी समारोह के दौरान। तो ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की विशेषताएं हैं। हिंदी नाम पूछे, समता की मूर्ति, एक समान समाज में संभाव बढ़ाने के लिए उद्देश्य से 216 फीट ऊंचा। परिकल्पना किसकी है, श्री चिन्ना जी और स्वामी द्वारा इसकी परिकल्पना की गई थी। और इसका निर्माण जो है पंचलौह अर्थात 5 धातुओं से है, स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते से। और इसमें जो खास बात एक और है कि 120 किलोग्राम स्वर्ण धातु से क्या है, निर्मित है। और ये भारत में असेंबल किया गया था, लेकिन बना था किस कंपनी द्वारा, चीन की कंपनी जिसका नाम है एरोसन।
अब देखिए स्टैचू ऑफ पीस शांति के लिए, तो ये है आपका जैतपुरा, जो कि कहां पड़ता है, पाली राजस्थान में। और स्टैचू ऑफ पीस एक और है कहां, जम्मू और कश्मीर में है। तो दो है, ये वाला शुद्ध जो है सफेद मकराना मार्बल से बना है, संगमरमर से बना है, और ये अष्टधातु से निर्मित है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर वाला संगमरमर से है, क्योंकि वहां बर्फ ही बर्फ समझ लीजिए है, तो सफेद जो है आपके संगमरमर से। और ये जो है आपका स्टैचू ऑफ पीस, ये जो है आपका कहां है, पाली राजस्थान में, जो अष्टधातु से बना है। अब इसी में स्टैचू ऑफ डिग्निटी देखिए भाई, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी पढ़े आप, कहां था, बंगलुरु हवाई अड्डे में था, कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में था, 108 फीट ऊंचा, राम बी सुतार इसको बनाए थे। स्टैचू ऑफ बिलीफ हमने पढ़ा, जो कि कहां है, ये भगवान शिव की है, 369 मीटर जो है फीट ऊंची, ये आपके राजसमंद जो है कहां पड़ता है, राजस्थान में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मैंने आपको बताया, ये कहां है, ये बैठी हुई मुद्रा है, किसकी, रामानुजाचार्य की। कितनी ऊंची है, तो मैंने आपको बताया कि टोटल 216 फीट ऊंची है, अगर खाली रामानुजाचार्य का पूछा तो 108 फीट है। और इसमें जो खास बात यह है कि ये जो 120 किलोग्राम शुद्ध सोने के जो है धातु से निर्मित है। भारत में इसको असेंबल किया गया, असेंबल माने होता है कि सामान पार्ट कहीं और बन के आए, यहाँ पे नट बोल्ट से जोड़ दिया, इसको एक रूप प्रदान कर दिया जाए, तो भारत में असेंबल हुआ। उसी में देखिए स्टैचू ऑफ डिग्निटी आ गया। अब स्टैचू ऑफ डिग्निटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देने जा रहे हैं वीडियो का एग्जाम, और वीडियो के एग्जाम में आएगा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से क्वेश्चन। तो स्टैचू ऑफ डिग्निटी से याद रखिए कि यह सबसे बड़ी चीज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की एक छोटी प्रतिरूपी है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी वही है, कौन सा, जो बैठी हुई मुद्रा में रामानुजाचार्य का है, तो है तो ये भी रामानुजाचार्य, लेकिन ये छोटे वाले हैं। छोटे छोटे का मतलब इन द सेंस कि ये छोटी मूर्ति है, और इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस मूर्ति का किया गया था अनावरण, और यह है कहां, अयोध्या में। कहां पे भैया, अयोध्या में, याद रखिए। आगे क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, इसमें अगर सिर्फ 3 जिलों की बात की जाए तो भिवानी हरियाणा है, ये क्या है, जगित्याल तेलंगाना पड़ता है, और निजामाबाद तेलंगाना, ये 3 है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, देखिए याद यह रखना है कि इसमें भी देखिए कई कैटेगरी है। एक तो 30 लाख से अधिक जो जनसंख्या है उसमें देखेंगे तो सबसे नंबर 1 पे तेलंगाना है, फिर दूसरे पे हरियाणा है, तीसरे पे तमिलनाडु। और इसमें देखेंगे छोटे राज्यों में जो 30 लाख से कम है तो इसमें अंडमान निकोबार का नंबर आएगा, और ये दागदा, नगर हवेली, दमन दीव का और सिक्किम का आएगा। और उससे भी ऊपर जाएंगे, देखिए इसमें जो है अगर क्षेत्रवार तरीके से तो इसमें दक्षिणी तेलंगाना जो है, और पूर्वोत्तर सिक्किम है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ है, इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए और एक चीज इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री के द्वारा कि एक राष्ट्र एक उर्वरक, कहने का मतलब पूरे भारत देश में एक ही जो है हमारे कृषि के लिए, खेती के लिए एक ही प्रकार का खाद उपयोग में आए, एक ही नाम से आए, इसका इन्होंने शुभारंभ किया था। कब किया था, 2022 में किया था। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है उर्वरक वगैरह, तो कहेंगे सर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। तो एक चीज तो हमने जान गया कि पूरे देश के लिए एक उर्वरक हो गया। इसका उद्घाटन कौन किया था, प्रधानमंत्री किए थे। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इस पे याद रखने वाली बात यह है कि इसमें जो है यूरिया के लिए पूरे देश में केवल भारत ब्रांड नाम से ही उपलब्ध होगा, माने हर चीज के आगे भारत लग जाएगा। जैसे यूरिया पहले था तो उसके आगे लग जाएगा भारत यूरिया। ये डीएपी जो खाद आता था उसके पहले लग जाएगा भारत डीएपी। जो एमओपी आता था, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये भी भारत एमओपी के नाम से। जो एनपीके, वो भी भारत एनपीके के नाम से आएगा। तो याद रखिएगा विभिन्न उर्वरक जो है उसके एकल ब्रांड के रूप में इसको प्रमोट किया गया है, पूरे देश में एक ही क्या हो, आपकी खाद। स्वच्छता सर्वेक्षण अगर 2022 की बात की जाए, इसके रैंकिंग की, तो इसमें 3 श्रेणियां हैं। एक 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, 1 लाख से कम है, और 1 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी। 1 से अगर 10 लाख, 1 लाख से अधिक की बात की जाए तो इसमें इंदौर पहले नंबर पे है, याद रखिएगा। अगर 1 लाख से कम में देखा जाए तो पंचगनी पहले नंबर पे, दूसरे पे पाटन है, और शीर्ष 5 शहर जो 1 से 10 लाख की श्रेणी में आते हैं, तिरुपति है और मैसूरू है, फिर नई दिल्ली का नंबर आता है। अब इसका उद्घाटन कौन किया था या इसको घोषित कौन किया था, तो कहेंगे राष्ट्रपति जो हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा क्या किया गया था, स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें 100 शहरी स्थानीय निकायों में देखेंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश का है, यहाँ त्रिपुरा का है। 100 से जो है शहरी स्थानीय निकायों से जो कम है, ये सब चीजें हैं। अब उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो शीर्ष 5 गंगानगर, गंगानगर मतलब जो गंगा से सटे इलाके हैं उसमें जो है वाराणसी आपका 1 लाख से अधिक जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है, और चौथे नंबर पे है प्रयागराज, ठीक है। और 1 लाख से कम जनसंख्या में बिजनौर नंबर 1 पर है, और कन्नौज दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि सबसे ज्यादा गंगा जो है उत्तर प्रदेश में ही बहती है। आगे देखिए क्या है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश की स्थिति इसमें जो दिया है सीधे सीधे कि 1 से 10 लाख की जनसंख्या में जो है स्थान कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा भी है, 5वां है, और उसमें भी कौन है, नोएडा, ये याद रखिएगा। 12वां स्थान आपका गाजियाबाद पाया है, और 16वां स्थान प्रयागराज पाया है, 21वें स्थान पे वाराणसी था, ये याद जानते रहिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आगे क्या है, जो मोढेरा नाम है, मोढेरा चूंकि पड़ता है गुजरात में, जानते रहिए, यह पहला 24 × 7 का मतलब है 24 घंटे जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव भारत का बना है।
भारत का ऐसा कौन सा गांव है जो 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित हो? तो कहेंगे कि सर ये पहली बात तो गुजरात में है गांव, और उस गांव का नाम है मोढेरा। और इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसी मोढेरा में इससे पहले एक सूर्य मंदिर है, जो कि पूरी तरह से वह मंदिर सौर ऊर्जा से ही क्या होता था? संचालित होता था, जिसको कि विरासत स्थल में, हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा मोढेरा। आगे चीजें और क्या है? देखिए, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 की बात की जाए तो इसमें यूपी का 12वां नंबर है, पहले नंबर पे हरियाणा है और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। ये वार्षिक संस्करण इंडेक्स का जो है क्या होता है? प्रकाशित होता है। आगे देखिए क्या है? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अब ये मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है? ये चूंकि विश्व बैंक के द्वारा इसमें क्या किया जाता है? अपना कुछ हिस्सा पैसा किस लगाया जाता है, वित्त पोषित है। कह सकते हैं कि ये जो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, इसके लिए विश्व बैंक हमको पैसा भी देता है। शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। कहां पे होती है? गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, मजबूत करने के लिए। ये जानते रहिए गुजरात में। अब देखिए दिया है, पुल्लम पारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बना है। भारत का ऐसा कौन सा पंचायत है, साक्षर पंचायत, ठीक है, जो पूरी तरह से डिजिटल है? तो कहेंगे सर पुल्लम पारा। ये कहां पे पड़ता है? तो कहेंगे सर केरल में पड़ता है। कहां पे? केरल में। और केरल में कहां? तिरुवनंतपुरम। ये देश का पहला है जो पूर्ण डिजिटल साक्षर गांव है। अब देखिए आगे चलते हैं। 16वां राष्ट्रपति चुनाव। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हाल ही में हुआ था, जिसके तहत राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी बनी थी, तो ये राष्ट्रपति का तो 16वें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। अब देखिए, अब इसमें है क्या? पहली बात कि द्रौपदी मुर्मू का जिक्र आया है, तो इनको शपथ कौन दिलाता है? तो कहेंगे सर सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का जो है जज दिलाता है। और उस समय तत्कालीन में है कौन? एम.वी. रमना। एन.वी. रमना ने ही द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाया था। किसका? 15वें राष्ट्रपति के रूप में। 15वें राष्ट्रपति बने। 14, जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए एक ही व्यक्ति 2 बार भी तो राष्ट्रपति बन सकता है, उसका दूसरा कार्यकाल होगा। हो सकता है कि आज चुनाव हुआ, द्रौपदी मुर्मू जीत गई, फिर 5 साल बाद चुनाव, फिर द्रौपदी मुर्मू, लेकिन चुनाव तो हुआ था ना। तो ये 16वां चुनाव था। और राष्ट्रपति कौन सा बनी थी? 15वीं। इतना जानते रहिए। और इनकी जो है, अगर निर्वाचन की बात की जाए तो जो निर्वाचन अधिकारी थे वो थे पीसी मोदी, ये राज्यसभा के महासचिव। इसमें देखेंगे आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें इनके विपक्ष में यशवंत सिन्हा थे, जिनको 35.97% वोट मिला था, और इनको 64%। अवैध कितने हुए थे? 53। तो वैध जो प्रत्याशी थे इन दोनों में द्रौपदी मुर्मू, जो पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं झारखंड की, और यशवंत सिन्हा जो है पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, जो कि इन दोनों में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। दोनों लोगों में जीती थी द्रौपदी मुर्मू। मत पत्र की बात की जाए तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कभी कभी एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा, सांसदों के लिए हरा रंग का और गुलाबी रंग किसके लिए था? विधायक लोगों के लिए था। अगर हम द्रौपदी मुर्मू के जीवन काल में थोड़ा सा चर्चा करें, तो हमारी जो राष्ट्रपति है इस समय फिलहाल में, कौन से नंबर की? तो कहेंगे सर इस समय जो है वो कौथी है? बताइए। 15वीं। कौन से थी? 15वीं। और चुनाव कौन सा? 16वां। और व्यक्ति के रूप में? तो कहेंगे कि व्यक्ति के रूप में 14वां। याद रखिएगा। अब देखिए, मैं बार बार इसलिए बोल दे रहा हूं ताकि आपकी दोबारा मेहनत ना पड़े, क्योंकि आपको वहां ऑप्शन देखना है, बस टिक करना है। ज्यादा ऐसा प्रेशर देखिए लेने की जरूरत है नहीं। बस आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर आता है तो स्किप कर देते हैं हम। अब देखिए, मयूरभंज जिला उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। ये जनजाति समुदाय से बनने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। भारत की ये महिला दूसरी राष्ट्रपति हैं। पहले, इससे पहले जो है महिला के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बन चुकी हैं। ये संथाली जो है जनजाति से संबंध रखती हैं। ये सबसे युवा जो है 64 वर्षीय राष्ट्रपति हैं, और देश की स्वतंत्रता के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति। जैसे देखिए, नरेंद्र मोदी का भी कई बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन हुआ था कि स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो वैसे ही अगर आपसे राष्ट्रपति पूछे तो द्रौपदी मुर्मू आप जानते रहिए। अब देखिए, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ था। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ था वो 16वां था। जगदीप धनखड़, देखिए भारत के 14वें व्यक्ति के रूप में क्या लिए हैं? शपथ लिए हैं। ठीक है, तो यहां पे है कि जगदीप धनखड़ जो है भारत के 14वें जो है व्यक्ति के रूप में है। और क्या है, इनको शपथ कौन दिलाया था? द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। ठीक है, तो ये 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लिए थे। और इससे याद क्या रखना है कि इनका जो निर्वाचक मंडल था, इसका उपराष्ट्रपति का, इस समय कौन कौन शामिल हुआ था? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य थे,
राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य थे। जगदीप धनखड़ की बात की जाए तो इन्होंने 528 मत प्राप्त किया था। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपसे कि मार्गरेट अल्वा, ये नाम याद रखिएगा इनके जो है विपक्ष में। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के सामने जसवंत सिन्हा थे, वैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ के स्थान पे उनके विपक्ष के रूप में मार्गरेट अल्वा का नाम आप याद रखिएगा। अगर हम जगदीप धनखड़ की बात करें तो इनकी अगर हम एक तरह से इनके कैरियर पे ध्यान दें अगर राजनीतिक, तो ये सबसे पहले तो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं दो चीजों के। एक तो राजस्थान के ओलंपिक एसोसिएशन के और राजस्थान टेनिस एसोसिएशन के। ये राजस्थान में दोनों जो है एसोसिएशन, चाहे ओलंपिक हो चाहे टेनिस हो, उसके ये अध्यक्ष रह चुके हैं। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इनका जन्म जो है झुंझुनवाला राजस्थान में हुआ था और ये केंद्रीय सांसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं 1990 से। इतना याद रखिए। पीएम श्री स्कूल योजना जो है ये क्या है, तो ये जो है आपके किसके द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, प्रधानमंत्री के जो है अध्यक्षता में शुरू किया गया है। और ये हुए ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किए जाएं स्कूलों को, इसके लिए ये योजना शुरू की गई है, पीएम श्री योजना। आगे देखिए क्या याद रखना है, गोवा। इससे पहले शायद ये था ना, हाँ, 5 राज्यों में देखिए विधानसभा चुनाव हुए थे। इससे पहले मैंने 3 का जिक्र किया था। बराबर चुनाव होते रहते हैं, जिसमें देखेंगे कि पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का तो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है। तो अगर हम बात करें जो है पंजाब की, तो पंजाब में किसकी सरकार बनी थी आपको पता है, आम आदमी पार्टी की। पंजाब के राजकीय पशु की बात की जाए तो काला हिरन है। मुख्यमंत्री कौन बने थे, भगवंत मान बने थे। कुल सीटों की संख्या 117। बस इतना याद रखिए। गोवा की बात करें, गोवा में जो है विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। यहाँ पे अनुच्छेद 44 लागू है, समान सिविल संहिता। गोवा का राजकीय पशु पूछा जाए, गौर है। मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत है। और टोटल गोवा में अगर सीट की बात की जाए तो 40 सीटों पे जो है चुनाव हुआ था। आगे देखिए उत्तराखंड का जिक्र आता है। उत्तराखंड में देखेंगे कि यहाँ पे इसका राजकीय पशु जो है कस्तूरी मृग है। सीटों की संख्या 70 है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी है। पुष्कर सिंह धामी क्या है, यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में जो है चुनाव हुए थे संपन्न 2 चरणों में। यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ का पशु जो है संगाई हिरण है। कौन सा है, संगाई हिरण, इसको हटा देते हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो एन बीरेन सिंह जो है कहाँ के हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे सीटों की संख्या पूछी जाए तो 60 है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश को कौन भूल सकता है क्योंकि एग्जाम है वीडियो। देखिए उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था। चरण से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। राजकीय पशु की बात की जाए बारहसिंघा है। अगर चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पे 403 सीटें हैं। 403 सीटों पे जो है क्या हुआ था, मतदान हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी। आगे देखिए क्या है। अगर हम बात करें आगे जल जीवन मिशन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। बुरहानपुर एक गांव का नाम है जो कि हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। बुरहानपुर एक जिले का नाम है जो कि एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। यह हर घर जल शुद्ध रूप से पहुंचाने वाला देश का क्या बना है, पहला प्रमाणित जिला बना है। तो याद रखिएगा बुरहानपुर जिला जो मध्य प्रदेश से पड़ता है, देश का पहला जो है हर घर प्रमाणित वाला जो है क्या बना है, जिला बना है। और इसमें देखिए आपको याद ये रखना है कि जब जिले का जिक्र आएगा तब आप मारेंगे बुरहानपुर जो कि एमपी में पड़ता है। लेकिन जब प्रदेश पूछेगा कि हर घर जल अभियान के तहत अगर जिला पूछेगा तो बुरहानपुर, हर घर जल प्रदेश में पूछे किस प्रदेश में है शुद्ध रूप से तो गोवा में है, और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो दादरा नगर और दमन दीव है। ये 3 चीजें आप याद रखिएगा। नमस्ते योजना है, नमस्ते का पहली बात फुल फॉर्म याद रख लीजिए 1-2 बार पढ़ के। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन, और इसमें क्या है आपका इकोसिस्टम है। मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई, जिसका नाम है नमस्ते। ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था सफाई अभियान के लिए, ताकि जो गरीब मजदूर हैं जो कि सीवेज वगैरह का काम करते हैं उसमें स्वच्छता के कारण जो है मौत न हो, उसके लिए जो है ये नमस्ते कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये 2 जो है मंत्रालय की संयुक्त पहल है। एक तो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, और आवासन जो है
एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा यह संयुक्त रूप से जो है यह अभियान चलाया गया है। 500 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। आगे है यात्रा एवं पर्यटन जो है विकास सूचकांक। इसमें देखेंगे तो शीर्ष 5 देशों में जापान का पहले नंबर पे स्थान है। भारत की बात की जाए तो 54वें स्थान पे है। किसमें? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक। अंतिम स्थान की बात की जाए चार्ट है 117 में। अब देखिए क्या है, गति शक्ति विश्वविद्यालय काफी इंपॉर्टेंट है। गति शक्ति जो है विश्वविद्यालय जो है इसको लोकसभा द्वारा पारित किया गया और फिर राज्यसभा के द्वारा भी, और इस पे राष्ट्रपति की सहमति बन गई। अब इसमें है क्या, इसमें यह है, इसका जो नाम बदल के किया गया गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में। इसमें है कि राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान जो वडोदरा गुजरात में है इसका विकास करना। क्या करना? विकास करना। ठीक है, नए जो है केंद्रीय विद्यालयों को गति प्रदान करना, इसका उद्देश्य है। किसका? गति शक्ति विश्वविद्यालय। अब देखिए और क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक अभियान चलाया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा जो है जो 2022 में जो है शुरुआत की गई थी किसकी? टीबी मुक्त भारत की, ये याद रखिएगा। और क्या है, जो प्रधानमंत्री ऊना हिमाचल प्रदेश में है, ये बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास किया गया 2022 में। किसका? बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास कहां किया गया? तो अब याद रखिए 2022 में जो है किया गया था। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 से अगर क्या क्वेश्चन बन सकता है तो इसमें जो है ये है कि जो 2030 तक इसका उद्देश्य पूछ सकता है कि इसमें विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का खाका तैयार करना वायु खेलों के संदर्भ में भारत को। अब देखिए आगे क्या है, आगे इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम 3 स्थान। अगर विश्वविद्यालय श्रेणी में देखिए स्थान यहां पे दिया किसका? जेएनयू का पहले नंबर पे है, फिर आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है और जामिया इस्लामिया नई दिल्ली के विश्वविद्यालय, जिसमें मिरांडा हाउस दिल्ली जो है कॉलेज श्रेणी के तहत शीर्ष स्थान पे है। अगर हम उसमें श्रेणी वाला सिस्टम लगा दें, परसेंटेज वाला नहीं। और देखिए क्या है, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी जिसे डाई स्काई रिजर्व कहते हैं, इसका जो है स्थल जो है कहां है पे है? अनले लद्दाख में है। इसको जो है क्या किया गया है? पहली नाइट स्काई सेंचुरी का जो है उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, क्या बनाया गया है? भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन की सेवा। तो भारत गौरव के तहत देश की जो पहली निजी ट्रेन है जो प्राइवेट है पूरी तरह से, वह जो है भारत गौरव ट्रेन पहली बार कोयंबटूर उत्तर तमिलनाडु से और साईनगर शिरडी मध्य जो है महाराष्ट्र के रूप में चली है। भारत गौरव क्या है? भारत गौरव एक निजी ट्रेन की सेवा है जो कि कोयंबटूर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है वहां से लेकर के साईनगर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है शिरडी, वहां तक के बीच शुरू की गई है। और ये निजी क्या है? ट्रेन सेवा है। और दक्षिण रेलवे क्या है? इसके अंतर्गत आता है, मतलब दक्षिण रेलवे के अंतर्गत ही ये ट्रेन की सेवा शुरू की गई है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में भारतीय रेलवे के किस जोन में पहली जो है निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो दक्षिणी रेलवे। कहां से कहां तक? कोयंबटूर उत्तर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वहां से लेकर साईनगर शिरडी महाराष्ट्र तक। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बना है। इससे किससे? एक तो वाटर से और एक सोलर एनर्जी से। जल और सूर्य दोनों की ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डे की बात की जाए एयरपोर्ट की, तो दिल्ली है। और इस दिल्ली का अगर जिक्र आया है तो इससे रिलेटेड और भी चीज जानते रहिए कि यह शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य किसने रखा है 2030 तक? तो कहेंगे सर ये दिल्ली हवाई अड्डा रखा है। कौन सा? उसका नाम क्या है? तो दिल्ली हवाई अड्डे का नाम जो कि इंदिरा गांधी के नाम पे है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक, मतलब 7 साल और लगेंगे, हम क्या करेंगे? शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखें। और ये क्या है? देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो कि जल और सौर दोनों से क्या है? संचालित है। अब इसमें याद करने वाली और क्या बात है? एक तो है कि कोचीन अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से क्या है? संचालित है, विश्व का पहला। स्माइल योजना किससे? भिखारियों संबंधित है। इसमें जो है उनकी मदद करना भिखारियों की, ताकि वह आजीविका चला सकें, किसी नए नए रोजगार में जो है जा सकें। तो इसका जो है नई दिल्ली में क्या किया गया था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, स्माइल योजना की। और देखिए गोवर्धन संयंत्र, ये योजना क्या है? जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में है। मध्य प्रदेश का हालांकि क्षेत्रफल सबसे बड़ा जिला इंदौर ही है,
तो यहाँ पे गोवर्धन संयंत्र की शुरुआत होती है। इसमें इसका उद्घाटन मोदी के द्वारा हुआ था, प्रधानमंत्री जो है। और इसमें है क्या, जो पॉइंट याद रखने वाली बात, सबसे बड़ी चीज तो ये ट्रिपल पी अर्थात पीपीपी मॉडल पे आधारित है, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी है। दूसरी चीज क्या है कि यह टोटल जो है जैविक खतरे से जो है कचरे से बायो सीएनजी उत्पादित करने वाला एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है, संयंत्र है। कौन, गोवर्धन। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए सिक्किम में क्या है फेमस, सिक्किम का जिक्र आया है। तो सिक्किम ने हाल ही में जो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून बीता है 2022 वाला, इसमें जो है किया क्या है कि एक तितली है जिसका नाम है ब्लू ड्यूक। क्या नाम है, ब्लू ड्यूक। इसको जो है अपना राज्य तितली घोषित किया है। ब्लू ड्यूक कहां का राजकीय जो है तितली है, तो कहेंगे कि यह जो है आपका कहां का है, बताइए। तो कहेंगे सर सिक्किम का है। ठीक। और अगर राज्यों की बात की जाए, जैसे कर्नाटक में सहाद्री बर्ड विंग है, केरल में मालाबार जो है बैंडेड पीकॉक या बुद्धा मयूरी है। भाई केरल में मालाबार तट है, आप इससे जान जाइएगा। गोवा में मालाबार ट्री निम्फ है। महाराष्ट्र में ब्लू मॉर्मॉम है। उत्तराखंड में क्या है, कॉमन पीकॉक है। तमिलनाडु में क्या है, तमिल योमेन है। अरुणाचल प्रदेश में है केसर ए हिंद। हालांकि इंपॉर्टेंट आपका सिक्किम वाला है। आगे देख लीजिए, बस एक आध दो क्वेश्चन और बचे हैं। आप हिम्मत मत हारिए, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। बस आप सरसरी निगाह से एक दो बार पढ़ते रहिए, बाकी तो मैं खुद रिपीट करवा दे रहा हूं। देखिए दिया है भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन। अब देखिए सेलाइन वाटर लालटेन क्या है कि वैज्ञानिकों ने किया क्या है कि एक नया जो है ऐसा एक अनुसंधान किया है, एक ऐसा आविष्कार किया है जिससे जो समुद्री जल है, जो खारापन जो पानी में होता है, उससे हम एक लालटेन को जलाते हैं जो कि रोशनी देती है, जो कि एलईडी बल्ब जितना क्या देती है, रोशनी देती है। तो याद रखिएगा भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन, जिसका नाम क्या रखा गया है, रोशनी, समुद्र के खारे पानी से। आगे है ये अग्निपथ योजना, आपको मालूम है ये सशस्त्र बलों के लिए है जो है, ठीक। इसमें है क्या, ये हर वर्ग से जो है क्या है, अखिल भारतीय आधार पर अग्निवीरों की क्या हो, भर्ती हो, जिसका काफी विरोध किया गया था, ठीक। तो ये तो आप जानते हैं, आयकर से मुक्त है इनका जो है सेवानिधि। और इसमें देखिए और एक चीजें क्या याद रखनी जो काफी इंपॉर्टेंट है, नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उदाहरण। ये नैनो यूरिया तरल जो संयंत्र है, इसका उद्घाटन हुआ है। यह जो है पहली बात कि भारत जो है उपभोक्ता जो है दूसरे नंबर पे किसका, यूरिया का। विश्व में अगर सबसे यूरिया का जो है खपत पूछा जाए भारत का, तो दूसरे नंबर पे आता है, उपभोक्ता है। अब इसमें हुआ क्या है कि विश्व में भारत एक ऐसा देश बन गया है पहला, जो कि नैनो यूरिया का क्या करेगा, व्यवसाय प्रारंभ करेगा, बेचेगा उसको। इसका शुभारंभ जो है गुजरात में होता है, कलोल में होता है गुजरात के, 2022 में मई में प्रधानमंत्री के द्वारा। इसमें दो चीजें इसमें शामिल हैं सार्वजनिक रूप से, एक तो है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल, और दूसरा है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आरसीएफ। ये दोनों चीजें। आगे देखिए क्या है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन पूछा है आपसे, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजन होता है। मुख्य अतिथि यहाँ पे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान जो है रहते हैं। तो ये थे जो है राष्ट्रीय परिदृश्य में जो है करंट अफेयर। अगले वीडियो में हम करंट अफेयर के जो है अंतरराष्ट्रीय देखेंगे, और 2-3-4 वीडियो में खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़िएगा, टेंशन मत लीजिएगा, बस दिन रात जुनून में लगे रहिए, पढ़ते रहिए, अपना जो है जुनून हौसला मत खोइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।